एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कह लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा इसका सिलेबस कैसे, तो एक बार हम लोग सिलेबस इसका देख लेते हैं। जैसे सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पर हिंदी आती है। सिलेबस में अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर भी 37 या 38, मतलब दोनों को मिलाकर 75 क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा सेक्शन जो होता है हमारा रीजनिंग का होता है। ठीक है, रीजनिंग का जो होता है उसमें भी लगभग 37 या 38 क्वेश्चन होते हैं। और फिर जो चौथा सेक्शन होता है वो मैथ का, उसमें भी 38 या 37, मतलब टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट का ये सिलेबस होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। इस हिंदी आती है, जनरल अवेयरनेस आता है और रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, उसको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 37 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे। और इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों का रिवीजन करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि करंट अफेयर, जो न्यू करंट अफेयर है 23 का 22 का, उसको भी कवर करें साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने 37 नंबर पहले क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें ये वाला, तो इसमें कह रहा है चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ठीक है, तो जो प्रथम यूरोपीय थे यहाँ पर डच थे जो भारत में आए थे, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जो अमृतसर की आधारशिला रखने वाले गुरु कौन थे यहाँ पर, तो गुरु रामदास जी थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसमें कह रहा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण में हुआ था। ये हुआ कब था, तो 1917 में हुआ था। तो यहीं पर अगर हम लोग डिस्कस कर लें गांधी जी से जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 1915 में अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। फिर जो वापस आने के बाद सबसे पहला जो सत्याग्रह था ये चंपारण का सत्याग्रह था 1917 में। फिर उसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट किया था। फिर 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर यहीं पर 1919 के बाद इन्होंने 1920 में इम्पोर्टेंट एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया था। फिर 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह, ठीक है, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये कुछ गांधी जी के इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनको हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 42 नंबर पे कह रहा भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, ठीक, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वो दूसरे हैं, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो दूसरे हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और BR अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, और BR अम्बेडकर को संविधान का जनक भी बोलते हैं। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे इसमें कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। ठीक है,
फिर 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 44 में भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, तो यहाँ पर देखें कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से, तो संसद हटा सकता है। ठीक है, संसद के जो सदस्य होते हैं वो वोटिंग करके इनको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यता का 1/10 भाग होने चाहिए। मान लीजिए अगर 50 सीट है टोटल, तो कम से कम अगर 1/10, ठीक है, 1/10 मतलब 5 सीट होंगी तो आप बैठक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें अगर आप ब्रह्मांड के अध्ययन को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ब्रह्मांड के जो अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। फिर अगर हम लोग यहीं पर देखें, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हाथ की रेखाएं, ज्योतिष विद्या सीखी जाती है, बताई जाती है इसमें। ठीक है, फिर अगर वही हम लोग बात करें सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में जो है अर्थक्यूब, जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें लिम्नोलॉजी, ये जो लिम्नोलॉजी है इसमें सरोवर, ठीक है, जैसे सरोवर जो तालाब होते हैं, समुद्र होता है, तो इसमें सरोवर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के आधे हिस्से से गुजरती है, तो सबको पता है कर्क रेखा आधे हिस्से से गुजरती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेता है कि कर्क रेखा में कितने राज्य पड़ते हैं। ठीक है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो 8 राज्य हैं वो 8 राज्य पढ़ते हैं, तो ये भी हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। बाकी 8 राज्य जो हैं उनके नाम हम लोग किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो ये वाला जैसे बहुत से लोग हैं अभी पढ़ना स्टार्ट किए, तब काफ़ी साल पहले भारत में 29 राज्य थे। ठीक है, लेकिन इस समय ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। इसमें कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में होती है। ठीक है, अगर यहीं पर मेघालय आया है, मतलब जो 7 सिस्टर, ठीक है, 7 सिस्टर की तरफ से क्वेश्चन आया है, तो 7 सिस्टर की तरफ से एक हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ पर कि इनकी राजधानी भी पूछ लेता है कभी कदार। ठीक है, तो मेघालय की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग। इसकी राजधानी हो जाएगी शिलोंग, राजधानी हो जाएगी। राजस्थान की तो आपको पता ही, जयपुर, जयपुर हो जाएगी। और उत्तराखंड की देहरादून और केरला की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा 51 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर कैशलेस पेमेंट, ये तो गलत है। फिर भारत इंटरफेस फॉर रूपी, ये भी गलत है। फिर आगे के 2 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये ऑप्शन हमारे रहे यहाँ पर, ये ऑप्शन है सी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का सी। सी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। भीम का मतलब फुल फॉर्म पूछा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो भीम का BH से भारत है यहाँ पर। ठीक है, BH से भारत, आई से इंटरफेस और M से मनी। ठीक, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगर 52 नंबर क्वेश्चन पे चले तो 52 नंबर में बोल रहा है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का
आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग बात करते हैं 53 पे, तो इसमें कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1949 में, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें आरबीआई जो है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1951। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस से क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें पूछा है आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबको पता है जो साउंड है उसका यूनिट होती है डेसिबल, और हर्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और एम्पलीफायर एक डिवाइस होती है जो साउंड की जो वॉल्यूम है उसको हाई कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ठीक है, तो जो इसका हिस्सा कितना, मतलब हिस्सा पानी के बाहर रहता है, और तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए बर्फ जो है ये है, बर्फ है, बर्फ की मोटाई ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर है जो कि पानी के ऊपर तैर रही है। तो जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ठीक है, तो पानी के बाहर केवल 1 सेंटीमीटर रहेगा और पानी के नीचे 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 57 पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्रोटॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन ये होता कितना है तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, फिर हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कवकों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवकों को जो कवक होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 59 है। इसमें कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो मानव ग्रंथि में देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाना, थायराइड बहुत से लोग टिक कर देते हैं बट ये गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो लीवर हो जाएगा। ठीक है, यकृत। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से, देख लीजिए, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम सारी विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे विटामिन सी की जो कमी होती है इसके कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो विटामिन बी है ये प्रजनन की क्षमता जो है उसको वीक कर देता है, या कह लीजिए बांझपन हो जाता है, प्रजनन की क्षमता को वीक कर देता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें विटामिन के, तो पता ही हो गया, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन B12 है, देखिए B12 की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया है, भूलने की कमी हो जाती है, सॉरी भूलने की बीमारी हो जाती है, और हड्डियों में बीमारी हो जाती है। तो विटामिन B12 की टेबलेट हम लोग देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 61 में क्लोरोफिल में क्या होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को सिंबल हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, इसका राइट आंसर जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन कंपनी ने इसको विकसित किया था। फिर हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित कीजिए। द्विपदी मतलब बाइनरी नंबर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, जब बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ये 101 है लिखा, तो हम लोग 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक, 2 पंची 10। ठीक है,
और यहाँ पर 0 मतलब 50 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसी तरीके से इधर हम लोग जितना भी लिखेंगे रिमाइंडर लिखेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे तो 25 बार जाएगा, यहाँ पर शेष 0 बचेगा। फिर 2 से जाएंगे तो ये 12 बार जाएगा, शेष यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर शेष जो है 2 छक्का 12 हो जाएगा, लेकिन कैरी यहाँ पर 0 ही, सॉरी शेष रिमाइंडर 0 ही बचेगा। फिर यहाँ 2 से जाएगा तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से यहाँ जाएगा तो 2 एकम 2 और इधर शेषफल 1 बचेगा। तो इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट हो गया। भागफल विधि द्वारा हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिख लेंगे अंक। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो अंक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये 1 1 मतलब 2 बार 1 है, ये लिख लें। फिर 2 बार 0 है, 0 लिख लें 2, फिर 1, फिर 0 ये वाला, फिर 1। इस तरीके से देखते हैं 11 00 11 00 1 0 1। तो ये आ रहा किस में, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे इसमें कह रहा इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। ठीक है, तो जो 64 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, तो यहीं पर देखिए ये भी एक सेवन सिस्टर मतलब जो असम से उधर की तरफ जो 7 राज्य पाए जाते हैं, उससे देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे प्लस पॉइंट की तरफ। तो जैसे मिजोरम तो यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन उधर ही एक राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा केबुल लामजाओ। जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, मणिपुर में पाया जाता है और ये यूनेस्को में भी सम्मिलित है। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था। अंतर्ग्रहीय अभियान मतलब जो दूसरे ग्रह पर रिसर्च के लिए अपने यहाँ से मिसाइलें या कह लीजिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो वो अंतर्ग्रहीय अभियान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया में जो पहला अभियान किया गया था वो मंगल मिशन था। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलयान मिशन भेजा गया था। अगर हम लोग जो स्पेस वाले प्रोग्राम हैं उसके ऊपर करंट अफेयर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों से पूछ सकता है चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान मिशन जो 3 है वो कब लॉन्च किया गया था, तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 14 जुलाई और 2023 को। अगर वहीं पर हम लोग मिशन जो है चंद्रयान मिशन 2 की बात करें तो ये कब 22 जुलाई और 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गबन मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, गोदान को भी लिखा है, निर्मला को भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर गाइड जो है ये पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये गाइड हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। इसमें कह रहा डांडिया रिक्त स्थान की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डांडिया जो है गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विक्रम साराभाई इन्होंने नहीं पाया है। सीवी रमन जो है, डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सीवी रमन इनको मिला था नोबेल प्राइज़। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें अभी तक कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, तो देखिए कई सारे हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सीवी रमन हो गया, इनको मिला ही है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। फिर जो हरगोविंद खुराना है, ठीक है, हरगोविंद खुराना इनको मिला है। एस चंद्रशेखर फिजिक्स में इनको मिला था। मदर टेरेसा जो है उनको शांति के क्षेत्र में
नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 70 पे इसमें कह रहा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये स्टैटिक जीके है, इसको हम लोग याद ही रखेंगे। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे इसमें कह रहा है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक है, तो जो जिले का अधिकारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डीएम जिला अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 72 पे। इसमें कह रहा है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ है। ठीक है, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नार्को टेस्ट भी होता है झूठ पकड़ने के लिए, ब्रेन मैपिंग भी होती है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो चरकुला जो है ये ब्रज भूमि का लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन तीन संख्याओं में अधिकतम संख्या है। ठीक है, अधिकतम संख्या मतलब बड़ी संख्या को पूछा है। तो सिंपल सा अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो पहली संख्या हम लोग लिख लेते हैं। पहली संख्या माना पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1 और तीसरी क्या हो जाएगी x+2। ठीक है, बराबर 87। ठीक है, तो यहाँ पर x x x मिलकर 3x हैं तो 3x और a1 और +2 मिलकर 3 बराबर किसके है 87। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा तो 84 बचेगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो x क्या है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, अधिकतम पूछा है, अधिकतम का मतलब x+2 पूछा है तो 28 में हम लोग 2 जोड़ देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 28 है +2 तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो 37 या 38 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस के वो कंप्लीट हो गए। यहाँ से अब जो सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया मैथ का हो गया। तो देखिए मैथ का अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो जिससे हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन का जो अलग अलग हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट या जितने भी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे उसका अलग अलग सेट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें, जिससे कि आपका जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो सके।